हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, वह है एरिडोटेड एंड कंपैक्टेड सॉइल। ठीक है, जो इस समय जिस तरीके से हम रसायन का प्रयोग कर रहे हैं और वहाँ पे जैविक खादों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो हमारी मिट्टी में जिस तरीके से उसका अपरदन हो रहा है, मतलब इरोजन हो रहा है, मिट्टी संकुचित हो रही है, तो जिसके कारण से हम अपनी फसल का अच्छे तरीके से उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। उसमें कई ऐसी बीमारियां, कई ऐसे प्रकार के कीड़े जो लगने के कारण जो है हमारी फसल नष्ट होती चली जा रही है। तो हम लोग आज अपर्दित एवं संकुचित मिट्टी के विषय में अध्ययन करने चल रहे हैं, जिसमें हम आपको बतलाएंगे कि किस तरीके हमारी मिट्टी की दशा बिगड़ रही है, उसकी भौतिक दशा बिगड़ रही है और जैविक दशा भी और रासायनिक दशाएं भी जो है एक तरीके से परिवर्तन हो रहा है। अगर परिवर्तन होने की प्रक्रिया अगर देखा जाए छात्रों जो है, तो उसमें कई कारण भी हैं, कई दुष्परिणाम भी हैं जो हमें इस समय देखने को मिल रहा है। तो उसके विषय में हम आपको इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन कराने चल रहे हैं। आपको इसके विषय में एक तरीके से विस्तार पूर्वक हम आपको वर्णन करेंगे। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जो हमारा अपर्दित एवं संकुचित मिट्टी है वो क्या है, उसे हम बतला रहे हैं कि अपर्दित एवं संकुचित, ठीक है, अपर्दित एवं संकुचित मिट्टी उस मिट्टी को कहा जाता है जो प्राकृतिक या मानवीय गतिविधियों के कारण अपने मूल स्वरूप को खो देती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमारी जो अपर्दित एवं संकुचित मिट्टी है वह कुछ तो प्राकृतिक कारणों के कारण जो है क्या कहते हैं, उनकी भौतिक दशा बिगड़ रही है, और कुछ मानवीय गतिविधियाँ जो हमारे द्वारा, आपके द्वारा जो है गतिविधियाँ करने से हमारी मिट्टी की दशा बिगड़ रही है, जिससे हम उस सॉइल मतलब उस मिट्टी से जो भी चीज़ें हम अपने उत्पादन या किसी भी फसल को अगर हम उत्पादन करते हैं तो उसमें कई हमें जो है कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, और वहाँ पे कई ऐसे रोगजनक और कीटाणु ये जो है उस फसल पर आक्रमण कर देते हैं, जिस कारण से उस फसल का पूर्ण विकास नहीं होता है और फलन और फूलन नहीं होता है। इसी कारण हमारा उत्पादन कम हो रहा है, जिससे हम आने वाले समय में कई बीमारियों से भी जो है ग्रसित हो रहे हैं। उसके बाद अपर्दित मिट्टी, ठीक है, तो अपर्दित मिट्टी के विषय में हम आपको बतला रहे हैं कि यह मिट्टी बहते हुए पानी, हवा या अन्य प्राकृतिक कारकों के कारण अपनी ऊपरी परत जो है खो देती है। जो हमारी उपजाऊ मिट्टी जो होती है वह ऊपरी ही परत मानी जाती है छात्रों, जिससे हम अच्छी उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में मिट्टी के पोषक तत्व, उपजाऊपन कम हो जाते हैं, जिससे यह कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। और अगर ये अनुपयुक्त हो जा रही है तो इसके कई कारण होते हैं जो अनुपयुक्त हो रही हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि वनों की अंधाधुंध कटाई की वजह से जब वर्षा होती है तो उसके पानी के तेज बहाव के कारण जो है हमारी ऊपरी जो उपजाऊ मिट्टी है वह धीरे धीरे कटान लेके वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, जिसके कारण से हम अपनी मिट्टी की उपजाऊपन को खो देते हैं, और उसमें कुछ पोषक तत्व भी हमारे होते हैं वह भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद संकुचित मिट्टी आती है। संकुचित मिट्टी में क्या होता है छात्रों कि यह मिट्टी अत्यधिक दबाव
या भार के कारण कठोर और घनी हो जाती हैं। इस प्रकार की मिट्टी में हवा और पानी का संचार कम होता है, जिससे पौधों की जड़ों को बढ़ने में कठिनाई होती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि हमारी इस मिट्टी के जो कण हैं वो इतने संकुचित, मतलब इतने नज़दीक आ जाते हैं कि उसमें पानी का प्रवेश नहीं हो पाता है, प्रकाश का प्रवेश नहीं हो पाता है, हवा का प्रवेश नहीं हो पाता है, जिसके कारण से वह मिट्टी पूरे तरीके खुल नहीं पाती है। और जब खुल नहीं पाती है तो उसमें जो भी हमारे पोषक तत्व या सूक्ष्म जो है तत्व हैं और जो कीड़े मकोड़े हैं या जीवाणु बैक्टीरिया हैं वो अपना पूर्ण कार्य नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से वो मिट्टी संकुचित हो जाती है और उसमें अंकुरण की क्षमता बहुत कम होती है। फिर उसके बाद आता है कि अपर्दित एवं संकुचित मिट्टी के कारण क्या हैं, किस कारणों से होता है, उसे हम बतला रहे हैं कि वनों की कटाई के कारण हमारी मिट्टी एक तरीके से बह रही है, उसकी उपजाऊ मिट्टी बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जा रही है। अत्यधिक चराई, पशुओं के द्वारा जो हम चराई कर देते हैं, जिसके उसके पैरों के द्वारा जो मिट्टी में क्या कहते हैं कटाव बन जाता है, उसके कारण से जब हवा बहता है या पानी का बहाव बनता है तो उसमें जो है मिट्टी हमारी उपजाऊ जो है कट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। फिर उसके बाद अनुचित कृषि पद्धतियाँ, जो अनुचित नहीं हैं उस कृषि पद्धतियों को हम लोग अपनाते हैं, जिसके कारण से हमारी मिट्टी अपर्दित और संकुचित हो रही है। फिर शहरीकरण आता है छात्रों। शहरीकरण भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण से शहरीकरण अगर होगा तो वनों की कटाई अंधाधुंध होगी और वहाँ पे मिट्टियों पे सड़कें का निर्माण होगा, कई ऐसी चीज़ों का निर्माण होगा जिससे हमारी मिट्टी जो है अपर्दित और संकुचित होती चली जा रही है। फिर वो आता है औद्योगिकरण। ठीक है, तो आप भी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों को रोजगार के लिए कई ऐसे कल कारखानों का क्या कहते हैं निर्माण हो रहे हैं, उसमें कई ऐसी चीज़ें जो है हो रही जिससे मिट्टी हमारी जो है ख़राब हो रही है और वनों की कटाई भी हो रही है, जिसके कारण से हमारी मिट्टी अपर्दित और संकुचित होती चली जा रही है। फिर उसके बाद आता है छात्रों कि अपर्दित एवं संकुचित मिट्टी के प्रभाव क्या हैं। ठीक है, इसके प्रभाव क्या हैं? मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है, कृषि उत्पादन में कमी आ जाती है, जल भराव और मिट्टी का कटाव हो जाता है, भूस्खलन की प्रक्रियाएं बढ़ जाती हैं, जैविक विविधता में कमी आ जाती है। उसके बाद अपर्दित एवं संकुचित मिट्टी का हम प्रबंधन किस तरीके करेंगे कि जिससे हमारी मिट्टी अपर्दित ना हो, संकुचित ना हो, अच्छी उत्पादन हो, तो उसका हम प्रबंधन किस तरीके करेंगे? तो हमें वनीकरण और वृक्षारोपण के द्वारा हम उसे जो है बचा सकते हैं। उचित कृषि पद्धतियों को उपयोग करके, चराई नियंत्रण करके, जल निकासी व्यवस्था में सुधार करके, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए जैविक खाद का उपयोग करने में। ठीक है, अपर्दित एवं संकुचित मिट्टी का प्रबंधन आवश्यक है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जा सके और कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। फिर उसके बाद मिट्टी की सबसे ऊपरी परत का क्षय होना मृदा अपरदन प्रमुख रूप से जल और वायु के द्वारा होता है। इससे हमें जो है बचाना है, वृक्षारोपण करके हम वहाँ पे आच्छादित करें उस मिट्टी को, जिससे हम वहाँ पे अपर्दित और संकुचित मिट्टी का कोई प्रभाव न पड़े। यदि जल और वायु का वेग तेज तीव्र होगा तो अपर्दन की प्रक्रिया भी तीव्र होती चली जाती है छात्रों। फिर उसके बाद आता है कि मृदा अपर्दन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन ऑफ सॉइल इरोजन। अपर्दन इरोजन यह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता रहता है, उसे हम मृदा अपर्दन कहते हैं। अपर्दन के प्रक्रमों में वायु, जल, हिमनद और सागरीय लहरें भी शामिल होती हैं। लवणों के विषैलेपन का पौधों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। लवणी और क्षारीय मृदा को
अपर्याप्त सिंचाई, जिप्सम, गंधक, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोरे जैसे आदि प्रयोग से सामान्य बनाया जा सकता है, जिससे हम अपनी मिट्टी की अपरदन या अपर्दित और संकुचित मिट्टी का सुधार करके उसमें अच्छी फसल आप उगा सकते हैं। फिर आता है मृदा अपरदन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन जो है, किस तरीके सॉइल इरोजन किन किन प्रकारों में होता है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि सामान्य अथवा भूगर्भिक अपरदन जो है यह क्रमिक एवं दीर्घ प्रक्रिया है। इसमें जहां एक तरफ मृदा की ऊपरी परत अथवा आवरण का ह्रास होता है, वहीं नमीन मृदा का भी निर्माण होता रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद यह बिना किसी हानि के होने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया है, मतलब प्राकृतिक के द्वारा जो है ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। फिर धारा तट अपरदन जो है, धाराएं, नदियां एक किनारे को काटकर दूसरे किनारे पर गाद भार को निक्षेपित करके अपने प्रवाह मार्ग बदलती रहती हैं। तीव्र बाढ़ के दौरान क्षति और तीव्र हो जाती है, जिसके कारण से हमारी मिट्टी अपरदित होती रहती है। तो अगर जो मिट्टी अपरदित हुई छात्रों जो है, तो उसे हमें कैसे सुधारना है, उसका जो है हमें अपने मनोवेग से उसे प्रबंधन करके उसे सुरक्षित रखना है, तभी हम अपनी मिट्टी में अच्छी फसलों को उगा सकते हैं और अच्छी उत्पादन कर सकते हैं। फिर तीव्र अपरदन आता है। किस तरीके तीव्र अपरदन होता है? इसमें मृदा का अपरदन निर्माण तुलना में अत्यधिक तीव्र गति से होता है। मरुस्थलीय अथवा अर्ध मरुस्थलीय भागों में जहां उच्च वेग की हवाएं चलती हैं तथा उन क्षेत्रों में जहां तीव्र वर्षा होती है, वहां इस प्रकार के मृदा का अपरदन होता है। ज़्यादा तीव्र तरीके से अपरदन हमारी मिट्टी कट के दूसरे स्थान पर चली जाती है। फिर उसके बाद अवनालिका अपरदन आता है। जैसे जैसे प्रभावित सतही जल का मात्रा बढ़ती जाती है, ढालों पर उसका वेग भी बढ़ता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप द्रुत धाराएं चौड़ी होकर अवनालिका में बदल जाती हैं और अपरदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सपर्ण अपरदन, भूस्खलन के सपर्ण अपरदन का जन्म होता है। मिट्टी के विशाल पिंड, यातायात, संचार में बाधाएं पैदा होती हैं। सपर्ण अपरदन के प्रभाव स्थानीय होते हैं, जिसके कारण से हमें अपनी मिट्टी की उपजाऊपन हम खो देते हैं। फिर आता है असफाल अपरदन जो है। इस प्रकार का अपरदन वर्षा बूंदों के अनावृत मृदा पर प्रहार करने के परिणाम स्वरूप इस प्रकार का अपरदन शुरू होता है छात्रों। फिर आता है इस प्रक्रिया में मिट्टी उखड़कर कीचड़ के रूप में बहने लगती है। परत अपरदन, जब किसी सतही क्षेत्र एक मोटी मृदा परत एक रूप ढंग से हट जाती है, तब उसे परत अपरदन कहा जाता है। असफाल अपरदन के परिणाम स्वरूप होने वाला मृदा का संचालन परत अपरदन का प्राथमिक कारक होता है छात्रों। ठीक है। फिर उसके बाद ध्रुत धारा अपरदन आता है। जब मृदा भार के लदा हुआ प्रभावित जलढालों के साथ साथ बहता है, तो वह उंगली कर तंत्रों का निर्माण कर देती है। धारा अपरदन को परत अपरदन और अवनालिका अपरदन का मध्यवर्ती चरण को माना जाता है छात्रों, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि जब ढाल का एरिया होता है, ढाल का क्षेत्र होता है, वहाँ पे कई प्रकार की नालियों का निर्माण होता रहता है, कभी हवाओं के द्वारा, कभी वर्षा के जल के द्वारा, कभी जल के द्वारा। तो इस प्रकार की जो नालिकाएं बनती हैं वो हमारे अपरदन को बढ़ावा देती रहती हैं। फिर आता है समुद्री तटीय अपरदन। इस प्रकार का अपरदन शक्तिशाली लहरों की तीव्र तरंगों की तीव्र क्रिया का परिणाम होती हैं। फिर उसके बाद आता है मृदा अपरदन के कारण, रीजन्स ऑफ सॉइल इरोजन। वनों की कटाई की वजह से मिट्टी की सतह, खनिज और मिट्टी की परतों को हटाकर मिट्टी को एक साथ बांधने वाले वनस्पतिक आवरण को हटाने और लैंगिक उपकरण से भारी मिट्टी में संघनन के कारण खनिज कटाव के कारण कटाव दर बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद त्रुटिपूर्ण कृषि पद्धतियाँ। नीलगिरी क्षेत्र में आलू, अदरक की फसलों को
बिना अपर्दन विरोधी उपाय किए उगाया जाता है। ढालों पर स्थित वनों को भी पौधे फसलें उगाने के क्रम में साफ किया जा सकता है। फिर उसके बाद झूम कृषि छात्रों आती है। झूम कृषि एक पारिस्थितिकी रूप से विनाशकारी तथा अनार्थिकी कृषि पद्धतियां हैं। जो झूम कृषि के उत्तर पूर्व पहाड़ी क्षेत्रों में छोटा नागपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विशेषतः जनजातियों के द्वारा उपयुक्त किया जाता है। झूम कृषि का अर्थ यह है छात्र जो है कि जो हमारे आदिवासी मतलब जो हमारे पूर्वज थे वो जंगलों को एक जगह सफाई करके जो है वहाँ कृषि करते थे, और जब वह मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती थी तो उस मिट्टी को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाते थे। उसे हम झूम पद्धति से कृषि करने की पद्धति को कहा जाता है। और वहाँ जाके वो फिर वहाँ पे वनों की कटाई करके साफ सुथरा करके कृषि करते थे और अपनी को जीवन यापन और खाद्य की व्यवस्था करते थे। फिर आता है रेल मार्ग एवं सड़कों के निर्माण हेतु प्राकृतिक अपवाह तंत्रों का रूपांतरण। रेल पटरियों एवं सड़कों के इस प्रकार बिछाया जाना चाहिए कि वे आसपास की भूमि से ऊंचे स्तर पर रहें, किंतु कभी कभी रेल पटरियां एक सड़कें प्राकृतिक अपवाह तंत्रों के मार्ग में बाधा बन जाती हैं, जिसके कारण से हमारी मिट्टी अपर्दित और संकुचित होती चली जाती है। फिर आता है उचित भूपृष्ठीय अपवाह का अभाव। उचित अपवाह के अभाव में निचले क्षेत्रों में जलाक्रांति हो जाती है, जो शीर्ष मृदा संस्तर को ढीला करके उसे अपर्दन का शिकार बना लेती है जो है। फिर आता है छात्रों कि मृदा अपर्दन के दुष्परिणाम क्या हैं, उसे हम बतला रहे हैं कि आकस्मिक बाढ़ों का प्रकोप का आना। अगर वनों की कटाई हम ज़्यादा कर सकते हैं तो वहाँ पे अगर हम वृक्षारोपण नहीं कर रहे हैं तो अचानक आकस्मिक जो है बाढ़ों का प्रकोप आ जाता है। नदियों के मार्ग में बालू एकत्रित होने से जलधारा का परिवर्तन तथा उससे अनेक प्रकार की हानियाँ। कृषि योग्य उर्वरक भूमि का नष्ट होना। आवरण अपर्दन के कारण भूमि की उर्वरा ऊपरी परत का नष्ट होना। भौम जल का स्तर गिरने से पेय तथा सिंचाई के लिए जलों में कमी होना। शुष्क मरुभूमि का विस्तार होने से स्थानीय जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव एवं परोक्ष रूप से कृषि पर दुष्प्रभाव। वनस्पति आवरण नष्ट होने से इमारती जलायु लकड़ी को समस्या तथा वन्य जीवन पर दुष्प्रभाव। भूस्खलन से सड़कों का विनाश एवं आदि। फिर उसके बाद जैविक उपाय आते हैं। जैविक उपाय किस तरीके हम करें कि जिससे हमारा अपर्दित और संकुचित सॉइल जो है सुरक्षित रहे और अच्छे तरीके से हम अपना उत्पादन कर सकें। तो मौजूदा भूपृष्ठीय आवरण में सुधार। इस प्रकार का सुधार वर्षी एक चारा फसल जैसे आवरण फसलें, दूब हो गया, कूजी हो गया, दीनानाथ इत्यादि घासों को उगाकर मृदा आवरण को सुरक्षित रखने पर ही संभव है। फिर पट्टीदार खेती करना, ठीक है, पट्टीदार खेती के द्वारा हम उसे सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अपर्दन रोधी फसलें जैसे घास, दालें आदि के साथ अपर्दन में सहायक फसलें ज्वार, बाजरा, मक्का आदि को वैकल्पिक पट्टियों के अंतर्गत उगाया जा सकता है, जिससे हम अपर्दित और संकुचित सॉइल से बचा सकते हैं। फिर आता है भौतिक और यांत्रिक उपाय किस तरीके हम करेंगे। समोच्च कर्षण। ढालू भूमि पर सभी प्रकार की कर्षण क्रियाएं ढालों के उचित कोणों पर की जानी चाहिए। इससे प्रत्येक खांचे में प्रवाहित जल की पर्याप्त मात्रा एकत्रित हो जाती है, जो मृदा द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। समोच्च बंध। इसके अंतर्गत भूमि की ढाल को छोटे और अत्यधिक सम स्तर वाले क्षेत्रों में या कक्षों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे हमारी मिट्टी अपर्दित नहीं होती है और संकुचित नहीं होती है। ऐसा करने के लिए समोच्च के साथ साथ उपयुक्त आकार वाली भौतिक संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। फिर बेसिन लिस्टिंग जो है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत ढालों पर एक नियमित अंतराल के बाद लघु बेसिनों या गर्तों का निर्माण किया जाता है, जो जल प्रवाह को नियंत्रित रखने तथा जल
को संरक्षित करने में सहायक होती हैं। फिर उसके बाद जल संग्रहण आता है छात्रों। इसमें जल निचले क्षेत्रों में संग्रहित या प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, जो प्रवाह नियंत्रण के साथ साथ बाढ़ों को रोकने में भी सहायक होता है। वैज्ञानिक ढाल प्रबंधन जो है, ढालों पर की जाने वाली फसलें गतिविधियाँ ढाल के प्रकृति के अनुरूप जो है होनी चाहिए, तभी हम अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और अपरदित और संकुचित सॉइल से बचा सकते हैं। फिर उसके बाद यदि ढाल का अनुपात 1:4 से 1:7 के मध्य है तो उस पर उचित खेती की जा सकती है। यदि उक्त अनुपात और अधिक है तो ऐसी ढालू भूमि पर चारागाहों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे हम अपने अपरदित और संकुचित मृदा से अपनी मिट्टी को हम बचा सकें और अच्छी उपज पैदा कर सकें, जिससे हम अपनी आय को दुगनी कर सकें। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।